मुझे एक ऐसी प्राचीन इमारत जो हजारों सालों से खड़ी है, जबकि उसके जैसी कई और इमारतें कब की धूल में मिल गईं। ये कहानी है सांची के महान स्तूप की। और आज हम यही जानने वाले हैं कि आखिर ये बचा तो बचा कैसे। ये जो स्मारक हम देख रहे हैं ये करीब करीब 2000 साल से वक्त के थपेड़े सह रहा है। लेकिन इसकी असली कहानी इसकी उम्र में नहीं है, बल्कि इसके आज भी हमारे सामने खड़े होने के चमत्कार में छिपी है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये कैसे बच गया। इसकी कहानी में जानते हैं, खोज का एक अलग ही रोमांच है, लालच से हुए विनाश का डर भी है और दूर की सोच से किए गए संरक्षण की एक कमाल की प्रेरणा भी। ये कहानी हमें इतिहास का एक बहुत जरूरी सबक सिखाती है। तो चलिए कहानी के पहले अध्याय को खोलते हैं, देखते हैं कि सांची को दोबारा कैसे खोजा गया और फिर उसे बचाने के लिए क्या-क्या नाटकीय कोशिशें हुईं। देखिए, 19वीं सदी में ना यूरोप के म्यूजियम में एक होड़ सी मची थी, दुनिया भर की कलाकृतियों से खुद को भरने की होड़। और इसी होड़ में फ्रांसीसी और अंग्रेज दोनों की नज़र सांची के इस बेहद खूबसूरत पूर्वी तोरण द्वार पर पड़ी। वो इसे यहाँ से उखाड़कर अपने देश ले जाना चाहते थे। लेकिन इस लूट के बीच एक आवाज़ उठी, पुरातत्ववेत्ता एच कोल की। उन्होंने इसके सख्त खिलाफ आवाज़ उठाई। उनके शब्द उस दर्द को बताते हैं जो वो भारत की विरासत को लुटते देख महसूस कर रहे थे। उन्होंने इसे एक आत्मघाती और असमर्थनीय नीति कहा था। सांची की किस्मत कितनी अच्छी थी, ये समझने के लिए हमें अमरावती स्तूप की दुखद कहानी जाननी होगी। अमरावती की खोज सांची से भी पहले हो गई थी और उसकी अनमोल कलाकृतियों को टुकड़ों में बांटकर दुनिया भर के म्यूजियम में भेज दिया गया। नतीजा, आज वहां बस एक वीरान टीला बचा है। और दूसरी तरफ सांची आज भी अपनी पूरी शान के साथ खड़ा है। तो फिर सवाल ये है कि सांची को बचाया किसने? इसका पूरा श्रेय जाता है भोपाल की दो कमाल की शासकों, शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम को। उन्होंने न सिर्फ इसकी मरम्मत के लिए पैसा दिया, बल्कि एक बहुत ही समझदारी भरा फैसला भी लिया। उन्होंने यूरोपियनों को असली तोरण द्वार ले जाने से मना कर दिया और उसकी जगह प्लास्टर से बनी हूबहू नकल ले जाने की इजाज़त दे दी। एक ऐसा शानदार हल जिससे सबका मान भी रह गया और हमारी विरासत भी बच गई। तो हमने ये तो जान लिया कि ये बचा कैसे, पर यह स्तूप आखिर होता क्या है। चलिए अब इसे समझते हैं। एकदम आसान भाषा में कहें तो स्तूप एक पवित्र टीला होता है। इसके अंदर बुद्ध या उनके किसी बड़े शिष्य के अवशेष, जैसे उनकी अस्थियां या उनके इस्तेमाल की हुई चीजें रखी जाती थी। और फिर ये जगह ध्यान और श्रद्धा का एक बड़ा केंद्र बन जाती थी। हर स्तूप की बनावट के पीछे ना एक गहरा मतलब छिपा है। इसका जो मुख्य गोल हिस्सा है उसे अंड कहते हैं। इसके ठीक ऊपर एक चौकोर कटघरा होता है, हर्मिका, जिसे देवताओं का घर माना जाता है। फिर इसी के बीच से एक मस्तूल जैसा यष्टि निकलता है जो मानो धरती को स्वर्ग से जोड़ रहा हो। और आखिर में पूरे स्तूप को एक बाड़ यानी वेदिका घेरती है जो इस पवित्र जगह को बाहरी दुनिया से अलग करती है। और जानते हैं, ये स्तूप बनाने की परंपरा खुद बुद्ध के निर्देशों से शुरू हुई। बौद्ध धर्म के एक अहम ग्रंथ महापरिनिब्बाण सुत्त में लिखा है कि बुद्ध ने कहा था कि चौराहों पर स्तूप बनाने चाहिए ताकि लोग वहां आकर शांति और खुशी महसूस कर सकें। तो ये तो हुई स्तूप की बात, पर इस सब के पीछे प्रेरणा कौन थे? चलिए अब उस राजकुमार की कहानी जानते हैं जो आगे चलकर बुद्ध बन गया। बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई एक राजकुमार से जिनका नाम था सिद्धार्थ। उन्हें दुनिया के हर दुख दर्द से दूर महल की दीवारों के अंदर एक सुनहरे पिंजरे की तरह पाला गया था। पर एक दिन जब वो महल से बाहर निकले तो उनकी दुनिया हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। उन्होंने 4 ऐसे दृश्य देखे जो उनसे अब तक छिपाए गए थे। एक बूढ़ा इंसान, एक बीमार आदमी, एक मृत शरीर और आखिर में एक शांत सन्यासी। इन 4 दृश्यों ने उनके आरामदायक जीवन का सारा भ्रम तोड़ दिया और उन्हें सच्चाई की खोज के लिए मजबूर कर दिया। और बस उसी पल सिद्धार्थ ने अपना राजपाट, अपना परिवार, सब कुछ त्याग दिया और ज्ञान की खोज में निकल पड़े। सालों की कठोर तपस्या और गहरे ध्यान के बाद बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान मिला और तभी से वो सिद्धार्थ नहीं बल्कि बुद्ध कहलाए, यानी वो जिसे परम ज्ञान प्राप्त हो गया हो। बुद्ध की कहानी तो हमने जान ली, पर चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं। देखते हैं कि उस वक्त दुनिया में आखिर चल क्या रहा था जिसने ऐसे क्रांतिकारी विचारों को जन्म दिया। हैरानी की बात ये है कि बुद्ध अकेले नहीं थे।
6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का समय पूरी दुनिया में एक वैचारिक क्रांति का दौर था। सोचिए, ईरान में ज़रथुस्त्र, चीन में कन्फ्यूशियस और ग्रीस में सुकरात जैसे महान विचारक सब लगभग एक ही समय पर जीवन के बड़े बड़े सवालों के जवाब ढूंढ रहे थे। भारत में भी बुद्ध और महावीर जैसे विचारक पुरानी परंपराओं पर गहरे सवाल उठा रहे थे। देखिए, एक तरफ पुरानी परंपराएं थी जिनमें बड़े बड़े यज्ञों और जन्म से मिले दर्जे को महत्व दिया जाता था, तो दूसरी तरफ ये नए विचारक कह रहे थे कि असली रास्ता कर्मकांड में नहीं बल्कि अच्छे आचरण, आत्मज्ञान और व्यक्तिगत मेहनत में है। और सबसे बड़ी बात, ये रास्ता किसी खास वर्ग के लिए नहीं बल्कि हर इंसान के लिए खुला था। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि माहौल कितना इंटेलेक्चुअल रहा होगा। बौद्ध ग्रंथों में तो उस दौर के 64 अलग अलग दार्शनिक मतों या स्कूलों का जिक्र मिलता है। मतलब हर तरफ बस बहस और नए विचारों का मंथन चल रहा था। तो अब इस पूरे ऐतिहासिक और दार्शनिक संदर्भ को ध्यान में रखते हुए चलिए वापस सांची स्तूप की कला को देखते हैं। अब ये पत्थर हमें और भी बहुत कुछ कहेंगे। इन तोरण द्वारों पर जो नक्काशी है ना, ये सिर्फ सजावट नहीं है, ये तो पत्थर में गढ़ी कहानियों की एक पूरी की पूरी लाइब्रेरी है जिसे उस समय के लोगों को सिखाने के लिए बनाया गया था। इन पत्थरों पर बुद्ध के जीवन की घटनाएं और जातक कथाएं उकेरी गई हैं। ये जातक कथाएं बुद्ध के पिछले जन्मों की कहानियां हैं जो नैतिकता और करुणा का पाठ पढ़ाती हैं। जैसे वेसांतर जातक की कहानी, जो एक ऐसे दानी राजकुमार के बारे में है जो अपना सब कुछ दान कर देता है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि सांची का स्तूप महज एक पत्थर की इमारत नहीं है, ये एक पूरी वैचारिक क्रांति का गवाह है, आस्था की कहानियों का खजाना है और हाँ, संरक्षण के एक चमत्कार की बेमिसाल मिसाल है। सांची की कहानी हमें बताती है कि हमारी विरासत को बचाने के लिए भोपाल की बेगमों जैसी समझदारी और देर से खोजे जाने जैसे भाग्य दोनों की जरूरत पड़ती है। ये कहानी हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाती है, आज के दौर में हम आने वाली पीढ़ियों के लिए किन कहानियों और विरासतों को बचाने का फैसला ले रहे हैं।